देखिए, लीडर वो होता है जो नया लीडर पैदा करता है। निधि सांसद निधि से विधायक के सांसद खुल्लम खुल्ला 40% कमीशन ले रहे हैं। हम लोग बचपन में जय राम जी की कहते थे, राम राम कहते थे दुआ सलाम के लिए। अब वो जय श्री राम में वो बात है, वो मिठास है, वो प्रेम है, वो लाठी मारने जैसा है, जय श्री राम। तो आप अगले आदमी को डरा रहे हैं ना की रामराज की बात कर रही है, तो इसमें कहां पर आप तो मजाक कर रहे हैं गांधी जी के साथ। जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था तो चारों शंकराचार्यों को जो हमारे ट्रेडिशनल किनारे कर दो। गांधी जी तो हिंदू थे ही नहीं, मुसलमान थे। तो दिए है, उसके पास बहुत अथाह पैसा है और अथाह जो है उनके पास मशीनरी है, पूरा आईटी सेल है, कम्युनिस्ट सेल है। सबसे बड़ा काम है इस समय हिंदुस्तान में कि सरकार का शिकंजा इतना तगड़ा हो गया है, डर व्याप्त हो गया है। तो डर को खत्म करना मुझे लगता है आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पूंजीपति जो बड़े हैं वही चुनाव लड़वा रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, वही पॉलिसी बना रहे हैं। सरकार इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गई। सबसे बड़ा काम है कि डेमोक्रेसी को, इलेक्टोरल प्रोसेस को पॉलिटिकल पार्टीज और पूंजीपतियों के कब्जे से निकालना है। क्योंकि जो अहिंसा की विचारधारा है उसी से आप शोषण मुक्त समाज बना सकते हैं। हिंसा से आप शोषण मुक्त समाज नहीं बना सकते। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी रामदत्त त्रिपाठी जी, और विषय भी बहुत ही गंभीर है। आज जो विश्व में, देश में जिस तरीके से तनाव, धार्मिक ध्रुवीकरण और संघर्ष बढ़ रहा है, और उसी के साथ हम एक दावा ये भी करते हैं कि ये गांधी का देश है। तो इस संबंध में आज हम बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी से। डॉक्टर साहब, जो एक बड़ी चीज सामने नजर आ रही है कि हम कहते हैं गांधी का देश है, और ये हकीकत भी है कि गांधी जी ने एक इतना बड़ा मूवमेंट, इतनी पावरफुल सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ चलाया और देश को आजाद कराया। लेकिन आज गांधी जी का वो प्रभाव, गांधी जी का वो दर्शन हमें आम जनमानस में उतना प्रभावी ढंग से नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या कारण आप इसके पीछे देखते हैं? देखिए, सही कह रहे हैं आप कि ये गांधी का देश है, बुद्ध का देश है। लेकिन आप जानते हैं कि बुद्ध भी यहाँ से, बौद्ध धर्म भी किस तरह से वो हो गया। और गांधी के देश होने के नाते अभी जो हमें एडवांटेज मिल रहा है भारत के समाज को, शायद हम उसका महत्व समझ भी नहीं पा रहे। आप देखिए, नेपाल में इतनी हिंसा हुई और क्या हुआ कि लोगों को, प्रधानमंत्री को और तमाम मंत्रियों को जिस तरह से सारा फूंक दिया गया, वो फूंक गए। और दुनिया के तमाम देशों में जिस तरह से हिंसात्मक ढंग से तख्ता पलट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो आज भी हमारा समाज उस बड़े हिंसात्मक उससे बचा हुआ है। और हमारे यहाँ जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो राजनीतिक, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो रहे हैं। भले वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कितना ही कमजोर हो गया, उसकी वजह यही है कि गांधी जी ने हर गांव, हर मोहल्ले, कस्बे में ऐसे डेडिकेटेड लोग पैदा किए थे जो लोगों के बीच में शांति, अहिंसा, सद्भाव, इस सब की बात करते थे। अब उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो इसलिए धीरे धीरे, और जो विरोधी ताकतें हैं, विरोधी विचार है गांधी का, जिन्होंने गांधी जी की हत्या में जिनका एक तरह से हाथ था, वो फैलती चली गई है। उसके साथ साथ ये है कि भाई ये खाली हमारी समस्या नहीं है, पूरी दुनिया में पूंजीवाद जो है वो जिस तरह से, जिस पूंजीवाद से गांधी जी लड़े थे, आज उससे ज्यादा दुष्टता से पूंजीवाद फैल गया है। और जो साम्यवादी तो कहीं दिखते नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बड़ा बचा है तो गांधीवाद ही उसका मुकाबला कर सकता है। उसके अलावा एक दूसरी बीमारी हो गई कि बहुसंख्यकवाद, कि तमाम देशों में कि साहब हम मेजॉरिटी में हैं तो हम जो चाहेंगे वही होगा, माइनॉरिटी वाले को कोई वो नहीं है। तो ये भी एक तरह से, और फिर इसी का परिणाम है कि वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, चाहे वो धर्म की हो, चाहे जाति की हो। और लेकिन आप जो ये बहुसंख्यक की बात आप कर रहे हैं, इसको अगर हम देखें कि आज़ादी के आंदोलन के समय यही बहुसंख्यक जो था वो गांधी जी के साथ था, उनके विचारों से प्रभावित था, और पूरे आंदोलन को उसी ने ही मूव कराया। लेकिन आज वो चीज बिल्कुल उल्टी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो हम गांधीवादियों ने
या जो गांधी के उत्तराधिकारियों ने, चाहे उसको कांग्रेस समझ लीजिए और चाहे जो गांधी के नाम पे तमाम संस्थाएं बनी, तो जो गांधी का एक तरीका था वो रचनात्मक कार्यक्रम का तरीका था। तो देखिए, जो आम जनता है वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ती। तो गांधी जी ने जो अपने रचनात्मक कार्यक्रम, मान लीजिए चरखा संघ बनाया, अब उसमें कपास बोने वाले से लेके फिर उसकी पूनी बनाने वाले से लेके सूत काटने वाला, बुनकर, और उसका जो उत्पाद फाइनली बिकता था, आप उसको कोई सोचे कि भाई गांधी जी ने उस युग में एक अंग्रेजों के एक समानांतर लाखों गांधी आश्रम की व्यवस्था खड़ी कर दी, जहां कुटीर उद्योग या घरेलू गृह उद्योग से पैदा हुआ सामान और वहां मिलता था, उसको ट्रेनिंग भी दिया उत्पादन की और वहां बिक्री की भी व्यवस्था कराई। इसको छोड़ दिया जो बात के लोगों ने। इसी तरह उन्होंने नई तालीम की शिक्षा की बात की थी। तो देखिए, गांधी जी की नई तालीम को तो छोड़ दिया लोगों ने, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो अपने स्कूल तमाम खोल रहे हैं और वो अपनी विचारधारा का उसके जरिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे कार्यक्रम है, गौ सेवा है, नई तालीम है, वनवासियों के बीच है। तो जो आम आदमी से जुड़ने के लिए जो कार्यक्रम होने चाहिए थे रचनात्मक, जिनसे लोगों को सीधा फायदा, देखिए गांधी जी का कुदरती उपचार है, मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसपे गांधी जी ने काम न किया। तो चूंकि राजनीतिक दलों ने उसको छोड़ दिया और राजनीतिक दल केवल चुनाव की मशीनरी बन के रह गए, और जो गांधीवादी संस्थाएं थी वो सरकार और सत्ता का जो सहयोग मिला तो उसमें अपना सुख और सुविधा और भोग करने लगे। तो उनमें भी जो त्याग, तपस्या, संघर्ष का जो तत्व था वो खत्म होता चला गया। या लोगों से जुड़ने का, उन्होंने भी समझ लिया कि यह हमारा इतना बड़ा 5 मंजिला या इतने बड़ा भवन है या इमारत है या आश्रम है, तो वो आश्रम में केंद्रित हो गए। उसको उन्होंने जनता से नहीं जोड़ा, जो जनता के लिए अगर वो चाहते तो वही उत्पादन के ट्रेनिंग देना, शिक्षा की ट्रेनिंग देना, स्वास्थ्य की ट्रेनिंग देना, अगर ये करते हम तो आपका सीधा सीधा कहना यह है कि जो गांधीवादी लोग हैं वो जनता से एक तरीके से कट गए, या जनता के हित वो सेकेंडरी हो गए और उनके कुछ अपने हित काहिली है। हित क्या काहिली है, मतलब वो भी है और अपना ये भी है कि, और नई लीडरशिप नहीं पैदा की। देखिए, लीडर वो होता है जो नया लीडर पैदा करता है। गांधी इसलिए लीडर बने कि गांधी ने मिट्टी से लीडर खड़ा कर दिया। आप देखिए, गांधी ने इस देश में लाखों लोगों को लीडर बना दिया, जिस पे हाथ रख दिया लीडर। आज का जो लीडर ये सोचता है कि भाई जो बाकी रहे, अगर मेरा कद 6 फुट है तो बाकी सब 5 फुट 4 इंच 5 फुट 2 इंच काटता रहता है वो, तो कहाँ से होंगे हम लीडर? आपने बहुत अच्छा भाई दीप से दीप जला। लीडर वो है जो पूरे समाज में लीडर पैदा करे, तभी तो वो इतना बड़ा देश है। आप जाएंगे ना लोगों के पास। और आज भी अगर हम गांधीवादी लोगों में देखें तो ज्यादातर 60 प्लस के लोग ज्यादा इस चीज से जुड़े हुए। 60 प्लस भूल जाइए, 70 प्लस। और वो भी पैदा किए थे जेपी आंदोलन में। मैं भी जैसे सामाजिक इसलिए आया कि जेपी आंदोलन के दौरान हम जुड़े, पहले से जुड़े थे सर्वोदय तरुण सेना में। फिर जेपी ने कहा कि भाई इलाहाबाद में हमने एक छात्र सम्मेलन कराया था 74 में जून में। जेपी जाने लगे तो कहा कि भाई मैं बिहार से यहाँ रोज नहीं आ सकता, तुम लोग जो है कम से कम साल भर दो। हम लोग कूद गए, जाने कितने हजारों लोग जेपी आंदोलन में कूदे। और वो लेकिन बाद में जो सरकार बनी वो भी उसी तरह चलने लगी। और जो कुछ लोग तो भाई जो सत्ता की राजनीति, चुनावी राजनीति में थे, उधर चले गए। बाकी बहुत सारे लोग पत्रकार बन गए, बहुत सारे लोग कुछ अपना एनजीओ चलाने लगे। अब जो एनजीओ के चक्कर में फंस गए, फिर वो सरकार के चंगुल में फंस गए, क्योंकि अगर आपने एक बार सरकार से पैसा ले लिया तो फिर सरकार आपकी गर्दन कसती है कि भाई ऑडिट करो, ये दिखाओ, वो दिखाओ, फिर वो एक अलग हो जाता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग आज हमको गांधीवादियों को जरूरत है कि हम जनता और खासकर लोगों के बीच जाए। देखिए, गांधी ने क्या किया, यूनिवर्सिटीज को प्रेरित किया, टीचर्स को प्रेरित किया, वकीलों को प्रेरित किया। आज क्या है कि हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरे, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि समाज कैसे बदल गया। देखिए, एक चीज ये भी आप समझिए कि उस जमाने में एक ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम था। 4 भाई 5 भाई थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, ज्वाइंट इकोनॉमी, ज्वाइंट फैमिली थी। तो उसमें एक भाई अगर आंदोलन में भी चला गया, जेल भी चला गया, तो उसके बच्चे, उसके परिवार सामान्य रूप से पढ़ जाते थे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ना है, खाना घर का है, ये सब है। आज फैमिली यूनिटरी फैमिलीज हो गई है। लड़का या तो बेरोजगार है लोग,
अब बेरोजगारों को हमको चाहना चाहिए कि भाई उनको हम गाइड करें कि भाई स्किल बेस तुम हुनर लो, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाए, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। और जिसको एम्प्लॉयमेंट है वो उसने जैसे ही फॉरेन बैंक वाला पहुंचा कि भाई मकान के लिए लोन ले लो, फिर गाड़ी के लिए लोन ले लो, टीवी के लिए लोन ले लो, मोबाइल के लिए लोन ले लो, तो वो ईएमआई का उसको हर महीने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 70,000, 80,000, 1 लाख की ईएमआई देनी। तो वो ईएमआई देनी है, वो अगर जेल जाए, दिखाए, आंदोलन करेगा, तो कल को उसको मकान मालिक निकाल देगा उसके परिवार को, उसकी स्कूल के फीस, बच्चे, आजकल बच्चों की पढ़ाई का आप समझिए 20,000, 25,000 पढ़ाई लग रही। तो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी ऐसी है जिसमें बहुत लोग उस तरह के संघर्ष वाले आंदोलन में नहीं शामिल हो सकते। तो हमें ये इवॉल्व करना पड़ेगा आज की भाई संघर्ष का तरीका भी नया ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें लोगों को अपने जान माल या अस्तित्व का या जेल का खतरा न हो और वो आंदोलन में शरीक हो सके। तो एक तो आज सबसे बड़ा काम है इस समय हिंदुस्तान में कि सरकार का शिकंजा इतना तगड़ा हो गया है, डर व्याप्त हो गया है, तो डर को खत्म करना मुझे लगता है आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि डर को खत्म करें। आप देखिए लेह में, लद्दाख में शांतिपूर्ण ढंग से सोनम वांगचुक 2 साल से अपना कुछ डिमांड कर रहे हैं, लेजिटिमेट डिमांड है उनकी। अब लेह लद्दाख में जो जमीनें, जहां वो चरागाह की जमीनें थी, जहां भेड़ चलाते थे, वहां सब बड़े बड़े टाटा और अंबानी या अडानी को दे रहे हैं कि साहब सोलर प्लांट लगाने के लिए। ये पूरे देश के रिसोर्सेज, आप देखिए तमाम जंगल काट दे रहे हैं कि साहब वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं। तो दिक्कत ये हो गई है कि सरकार जो है वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो पॉलिसी मेकिंग है वो इंडस्ट्रियल हाउसेस में हो रहा है, पार्लियामेंट में पॉलिसी नहीं बन रही, सचिवालयों में पॉलिसी नहीं बन रही। आप देखिए अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र हुआ, 4 दिन के लिए मात्र हुआ, उसमें विधायकों को बोलने का कोई मौका नहीं मिला। तो पॉलिसी जो है वो पूंजीपति जो बड़े हैं वही चुनाव लड़वा रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, वही पॉलिसी बना रहे हैं, सरकार इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गई। अब उसमें एक तरीका इन लोगों ने ये निकाला कि साहब लोग विद्रोह न करें, तो इसलिए कुछ छोटे छोटे चीजें दे दो। क्या दे दो? राशन दे दो 5 किलो पर हेड, मकान के लिए 1 लाख 2 लाख दे दो, किसान के लिए 2,000 महीना दे दो, या ये छोटे छोटे जो बेनिफिट्स निकाले ताकि लोग बगावत न करें, विद्रोह न करें। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो मूल समस्या है हमारी वो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वो उसने हमारे डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया। सबसे बड़ा काम है कि डेमोक्रेसी को, इलेक्टोरल प्रोसेस को पॉलिटिकल पार्टीज और पूंजीपतियों के कब्जे से निकालना है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी अब कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देती हैं, उनके अपने आईटी सेल जो है वो अपना चुनाव की जो सूची है, मतदाता सूची बनवाता है, और वही उनके पास 40-50 लाख लोग हैं, वो हर राज्य में मूव कराते हैं। हरियाणा में चुनाव है, वहां मतदाता सूची में डाल दिया, बिहार में चुनाव वहां डाल दिया, वहां डाल दिया। तो चुनाव को हाईजैक करने का एक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज ने बना लिया है। हमें अब उसमें सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। जैसे जयप्रकाश आंदोलन में हम लोग थे तो उस समय बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाया था, मतदाता शिक्षण एवं चुनाव सुधार अभियान। अब उसमें हम लोग ने एक नया प्रयोग भी किया था कि सारे कैंडिडेट्स को एक मंच पे बुलाते थे, कहते थे यहाँ से आप भाषण दीजिए, सवाल जवाब होगा, खर्चा भी कम होगा। अब चुनाव खर्च इतना बढ़ गया है कि कोई विधायक जो है वो 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ चुनाव में खर्च करता है। और दूसरा, अब सरकार ने एक विधायक निधि, सांसद निधि बना दिया है। अब विधायक निधि, सांसद निधि से विधायक या सांसद खुल्लम खुल्ला 40% कमीशन ले रहे हैं। तो डीएम को मालूम है कि भाई ये कमीशन खा रहा है, तो उस डीएम के निगाह में उस विधायक या सांसद पर क्या नैतिक दबाव है? कोई दबाव नहीं है, क्योंकि वो तो इस सिस्टम ने सबको करप्ट भी कर दिया। इन्होंने सिस्टम भी ऐसा बनाया कि कोई सिर उठा के चल भी न सके, जो अगर उठाए तो कहेंगे तुम्हारे ये 10 छेद है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि वर्तमान सरकार भी राम राज्य की बात करती है और गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी। तो जब दोनों विचारधारा एक ही चीज की बात कर रही है, एक ही राम राज्य की बात कर रही है, तो इसमें कहां पर आप तो मजाक कर रहे हैं गांधी जी के साथ। गांधी जी का राम राज्य और इनका राम राज्य, भाई ये इनका राम राज्य, देखिए हम लोग बचपन में जय राम जी की कहते थे, राम राम कहते थे दुआ सलाम के लिए। अब वो जय श्री राम में वो बात है, वो मिठास है, वो प्रेम है, वो लाठी मारने जैसा है, जय श्री राम, तो आप अगले आदमी को डरा रहे हैं ना।
तो उसी तरह राम राज्य क्या था, राम राज्य में कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सूरत, सब अपने अपने रीति के हिसाब से चलते थे। राम दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो राम राज्य में तो सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने, क्योंकि देखिए, और दैहिक भौतिक मतलब कल्याणकारी राज्य था, अनाज सस्ता था। राम राज्य में क्या था कि भाई हिंदू धर्म कोई मोनोलिथिक धर्म नहीं है। ये लोग नकल कर रहे हैं एक्चुअली इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की। तो ये लोग भी अयोध्या को वेटिकन बनाना चाहते हैं। इनको, ये जो लोग गए पश्चिम में घूमने देखने गए, तो इनको लगता है एक मक्का है, वहां सबसे पूरा सेंट्रल कंट्रोल होता है इस्लाम का पूरा, वो एक वेटिकन सिटी है, वहां से कंट्रोल होता है। तो हम क्यों ना अयोध्या में बैठ जाएं और वेटिकन सिटी बना लें और हम पोप बन जाए। तो इसीलिए देखिए, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था तो चारों शंकराचार्यों को जो हमारे ट्रेडिशनल किनारे कर दिए। तो वो कहाँ रामराज से इनसे क्या मतलब। राम राज्य में कहीं लड़ाने की बात नहीं थी। राम राज्य में तो हिंदू धर्म में आपको समझा रहा था कि हिंदू धर्म में सच्ची स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, अंतरात्मा को। आप धर्म मानो न मानो, जैसा चाहो वैसा मानो, मूर्ति पूजा करो न करो, निराकार ब्रह्म करो, साकार ब्रह्म करो, मंदिर जाओ न जाओ, गंगा स्नान करो न करो, व्रत करो न करो, आपको अपनी अंतरात्मा के हिसाब से धर्म मानने का था। ये थोड़े तक नहीं हम एक ही देवता मानेंगे। भाई हमारे यहाँ एक ही देवी देवता का कॉन्सेप्ट ही नहीं। भाई कामाख्या देवी कहीं है, कहीं दुर्गा देवी कहीं है, कहीं कृष्ण भगवान। तुलसीदास जी गए वृंदावन और देखा उनको, मुरली छवि लिए, बड़ा अच्छा मंदिर, सब कुछ। कहा कि भाई ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी ये सूरत जो है बहुत भली बनी है, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण रहे हाथ। हमको तो वही रामचंद्र जी धनुष बाण वाले है, हम नहीं तुमको नमस्ते करेंगे, हो गए तुम बड़ी चीज। तो अंत में कृष्ण जी को धनुष बाण लेकर उनको दर्शन देना पड़ा। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म कोई ऐसा नहीं है कि हम एक ईश्वर, एक किताब और एक पोप, ये उसको रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट करना चाहते हैं। रामराज कहा करें, मजाक है इनका क्या है? नहीं, तो ये तो आपने एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया कि इसका मतलब जो वर्तमान में हिंदू धर्म है वो इस्लाम को फॉलो करने जा रहा है, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, और वेटिकन सिटी जो बनाने की बात आप कर रहे हैं कि वो इस तरीके का धर्म लाने का ये लोग उससे प्रेरित हैं। ये उसी विचारधारा से सबकॉन्शियस माइंड में प्रेरित हैं। देखिए हमारे कई लोग जो गए विदेशों में जी, तो वो उससे बहुत प्रेरित हुए कि साहब हम भी इसी तरह जी। और दूसरा गांधी का ये था कि भाई हिंसा से परहेज। इनके जो गुरु या इनके जो आइडियोलॉग हैं बेचारे, कि चाहे सावरकर साहब ले लीजिए, आप पढ़िए उनको, तो ये हिंसा को जायज मानते हैं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो कहाँ एकता किस बात में? हिंसा से कैसे आप समाज चला सकते हैं? नहीं, तो आज का जो युवा है और आज जो एक सोच बनाई जा रही है कि अहिंसा को वो कायरता के रूप में देखना है, तो गांधी जी की जो अहिंसा वीरों का साधन है। आप ये गांधी जी, अरे चीन में तियानवे चौराहे पे तो, और वो सब बड़े बड़े वो लेके जा रहे थे टैंक, एक लड़का खड़ा हो गया, देखिए सारे टैंक वापस चले गए कि नहीं चले गए। अहिंसा तो वीरों का साधन है। अच्छा, दूसरी बात ये है गांधी जी की, आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो स्टेट है, चाहे वो अंग्रेज रहे हो चाहे आज, स्टेट के पास वायलेंस की पावर इतनी ज्यादा है कि आप जैसे नक्सलाइट हैं तो आप 2-4 बंदूक, 2-4 बम, 2-4 पटाखा लेके आप स्टेट का मुकाबला नहीं कर सकते, आप क्रश कर दिए जाएंगे। इसीलिए देखिए गांधी जी ने, आप असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में जब हिंसा हुई तो पूरे आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो नेपाल जैसा हाल हो जाता और फिर पूरा क्रश कर दिया जाता। तो दूसरी बात यह है कि जो आम आदमी है इस देश का, गरीब है, मजदूर है, मोची है, वो कहाँ बंदूक और वो लेगा। दूसरे, जहां हिंसा से क्रांतियां हुई, तख्ता पलट हुई, फिर वो जो हिंसा करने वाले लोग हैं वही जनता पे काबिज हो गए प्रोलेटेरियट के नाम पर, कि हम प्रोलेटेरियत के नाम पे, सरवारा के नाम पे उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे और जगह। और वो उसकी कम्युनिस्टों की एक अलग जो एलीट और ब्यूरोक्रेसी बन गई, जो उस जनता के नाम पे सारे अधिकार का शोषण करती थी। तो गांधी की जो अहिंसा की विचारधारा है, उसी से आप शोषण मुक्त समाज बना सकते हैं। हिंसा से आप शोषण मुक्त समाज नहीं बना सकते।
तो मतलब आपका कहना यह है कि जो अहिंसा और जो गांधी जी का सत्याग्रह जो टूल था वो आज भी व्यवहारिक है, मतलब बिल्कुल व्यवहारिक है, बशर्ते कि हम उस पर विश्वास करें। देखिए, सत्याग्रह और आज जो धरना होता है, उपद्रव है, वो एक नहीं है। दोनों सत्याग्रह का एक अपना ग्रामर है, सत्याग्रह की अपनी डिसिप्लिन। सत्याग्रह में कि हम दुश्मन नहीं मानते किसी को, उसको भी हम उसकी विचार परिवर्तन करते हैं अपने हृदय की शक्ति से, और हमको कष्ट बर्दाश्त करना होता है। देखिए, दांडी मार्च में क्या हुआ भाई, उनको लाठी मार रहे थे लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे, वो प्रतिहिंसा नहीं करते। तो सत्याग्रही का एक अपना शास्त्र और अनुशासन है जिसको हम लोग भूल गए। सत्याग्रह के नाम पर तो आजकल उच्छृंखलता, उद्दंडता और उपद्रव होता है, वो सत्याग्रह नहीं है। अच्छा, दूसरा एक बड़ा जो सीन दिखाई पड़ रहा है पूरे देश में कि आर्थिक असमानता बढ़ रही है, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। तो गांधी जी ने एक सर्वोदय की बात की थी, तो ये सर्वोदय की अवधारणा की क्या भूमिका होगी इस? वो सर्वोदय का अवधारण यही है कि तभी वो आएगा जब हम उत्पादन के साधन को विकेंद्रित करें। देखिए क्या होता है, अब एक इकोनॉमिक्स ये कहती है कि सब प्रोडक्शन बाय मासेस होगा और बड़े बड़े पूंजीपति या कारपोरेशन होंगे, सरकारी या प्राइवेट, और फिर धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होगी इकोनॉमी, तो उससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है। दूसरा विचारधारा यह है कि प्रोडक्शन बाय मासेस हो, जो चीजें बन सकती है। अब आप देखिए, जैसे आटा है, अब आटा के लिए कोई जरूरी है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो, गांव गांव में चक्की थी, सरसों का तेल है, कोलू गांव गांव था, कपड़ा है, सब्जी बन सकते, साबुन है। तो ये बहुत सारी चीजें जो कुटीर उद्योग में बन सकती हैं, जो खुद, अब देखिए उसका बहुत बढ़िया अच्छा उदाहरण जैसे कारपेट है, वो डिजाइन लाता है, उसको जो कारपेट व्यवसायी है उनको डिजाइन देता है यूरोप से लाके, और उनको कच्चा माल देता है, वो बनाते हैं, तब उनके पास पैसा आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप किसी भी गांव में चले जाओ, छोटे बाजार में चले जाओ, सारा जो सामान मिल रहा है आपका, वो या तो चीन का बना मिल रहा है, या सूरत अहमदाबाद का बना मिल रहा है, बम्बई का मिल रहा है। तो उसको प्रॉफिट कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है और उसके बाद पैसा भी नहीं होता है। फिर सरकार उसको उपकृत करती है कि हम तुमको 2000 और 2500 ये मनरेगा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसके पास प्रोडक्टिव काम नहीं, क्योंकि काम आपने छीन लिए। जो अंग्रेजों ने काम किया, हमें जरूरत थी उस इकोनॉमी को रिवर्स करने की। कुमारप्पा ने या गांधी जी ने कहा था इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, तो हमने वो किया नहीं। नेहरू जी ने अपने समझ से उन्होंने बड़े बड़े कारपोरेशन बनाए, पब्लिक सेक्टर बनाए, क्योंकि उस समय निजी पूंजी के पास वो साधन क्रिएट करने का नहीं था। लेकिन उसके साथ जो ग्रामीण इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने की बात थी, क्योंकि नेहरू जी के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। देश का विभाजन हुआ था, ये दंगाई लोग बहुत ज्यादा हावी थे। उस समय में यही बड़ी प्रायोरिटी थी कि भाई डेमोक्रेसी को कैसे वो करें, सारी संस्थाओं को करें, चुनाव करें। लेकिन उसके बाद, और फिर नेहरू जी ने लास्ट में ये महसूस भी किया था कि हमने ये जो किया है इससे पर्याप्त नहीं है, हमको रिवर्स करना पड़ेगा ये पंचवर्षीय योजना से। तो वो जो इंदिरा जी तक आने के बाद जो फिर हमें रिवाइज करना था आर्थिक ढांचे को, और इस समय तो और उल्टा हो गया। इस समय उसी को कि सब काम बड़े बड़े। अच्छा, दूसरा जो अब आप देखिए जो टेक्नोलॉजी है, हम भारत गुलाम क्यों हुआ, पहले तो ये समझने की जरूरत है। भारत गुलाम हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले हमारा कपड़ा ढाका का या कालीकट का छीट या मलमल जाता था, फिर अंग्रेजों के वहां मशीन औद्योगिकरण हुआ, उन्होंने पावरलूम बनाए, फिर उनका कपड़ा बिकने लगा। अब आज क्या है कि चंद कंपनियां बड़ी जो है वो जो अमेरिका में बैठी हैं, कैलिफोर्निया में, चाहे गूगल हो, चाहे और माइक्रोसॉफ्ट हो या यूट्यूब, अब इनकी एक एक कंपनी की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से देश से ज्यादा, और वो पूरी दुनिया से, भाई आईफोन बना रहे हैं, कहाँ जा रहा है पैसा, कंप्यूटर बना रहे हैं, कहाँ जा रहा है पैसा, इंटरनेट का इस जरिए तो पूरी दुनिया का पैसा ड्रॉ कर रहे हैं, सारा खून चूस के वहां जा रहा है। लेकिन सरकार तो दावा ये कर रही है कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बना रहे हैं। सरकार का दावा सरकार तो प्रोपोगंडा। हाँ ठीक है, आप मान लीजिए तीर्थगार से जुड़ती है, तो वो आम आदमी को मिल रहा है क्या? वो जीडीपी, देखिए जीडीपी भी एक मिसनोमर है कि अगर कुल मान लीजिए 1 लाख मान लीजिए है जीडीपी ग्रोथ हो मान लीजिए, और उस 1 लाख में 90,000 एक आदमी के पास है,
और बाकी आपने 10,000 में 9 आदमी के पास, तो उसका हम लेके क्या करें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को। एम्प्लॉयमेंट तभी दे सकते हैं इतने बड़े देश में जब हम डिसेंट्रलाइज करेंगे प्रोडक्शन को। तो तीसरी बड़ी, यानी हम दूध भी जो है वो या तो स्वीडन की या डेनमार्क की कंपनियां बेचेंगी पाउडर, और उस पाउडर से वो दाढ़ी वाला बाबा घी बना के बेचेगा। तो आपका कहना ये कि तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति जो बनाने का सरकार दावा कर रही है, उससे आम जन को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। वो उस रास्ते से फायदा नहीं है, नहीं हो रहा फायदा। आप देखिए उस अच्छा चीन, आप देखिए चीन ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। तो चीन ने क्या किया कि सबसे बड़ी बात शिक्षा में बुनियादी बदलाव किया, अपने लोगों को स्किल्ड एजुकेशन दिया। आज अगर यहाँ झालर से लेके छोटी छोटी फिल्म से लेके आ रहा है, तो चीन ने प्रोडक्शन जो है वो हाउस जो है एकदम भयंकर, और चीन ने रिसर्च करवाया अपनी यूनिवर्सिटीज में। आज हम यूनिवर्सिटीज में सरकार, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी हमसे कहते थे कि 150 करोड़ का मेरा सालाना सैलरी खर्च है, सरकार 30 करोड़ मात्र देती है। तो हम यूनिवर्सिटीज को खत्म कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर की, तो रिसर्च कहाँ होगी? अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी प्राइवेट में दे रहे हैं, शिक्षा प्राइवेट में दे रहे हैं, स्वास्थ्य हम प्राइवेट में दे रहे हैं, धीरे धीरे ये सुरक्षा भी प्राइवेट का है। आपको अपनी सुरक्षा तो आप अपना गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड हायर करके शुरू हो गया। तो ये देखिए, ये कुछ सर्टेन लोगों के एक 2% 4% लोगों के सुख सुविधा के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके साधनों के लिए ये इकोनॉमिक आ रही है। मैं सरकार तो अपनी जगह है ही है, ये इकोनॉमिक मॉडल ही गलत है, और वो इसलिए उसको नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो हाईजैक, उनको चुनाव का फंड वहां से मिलता है। और वो शुरू से ही देखिए कि जो गांधी जी की विरोधी संस्था है, उस समय भी गांधी जी का विरोध इसीलिए हुआ था, गांधी जी की हत्या इसीलिए कराई गई थी। वो उसमें तमाम बड़े बड़े राजा भी शामिल थे कि भाई ये गांधी जिस रास्ते पे जा रहा है, तो उसमें तो पूंजीपतियों का क्या होगा? तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को डर था गांधी जी से, राजे रजवाड़ों को डर था गांधी जी से, इसलिए उनकी हत्या कराई गई। तो आज बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोगों को कन्विंस करें। क्या है कि अच्छा, इस समय जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास जैसे गूगल है, उससे बड़ा अपना आईटी सेल है। तो वो 1 घंटे में दिल्ली में बैठ के तय होते हैं कि आज ये वीडियो, ये ऑडियो चलेगी, ये रील बनेगी, और उनका दोपहर 2 बजे तक सारे गांव पहुंच जाते हैं। उनके रिपीटर सेल हैं, उनको पैसा देते हैं, ट्वीट कराते हैं फर्जी, एक आदमी को रखा हुआ है, उसमें 10-12 अकाउंट से वो ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम रील बनाते हैं। तो पूरा माइंड को कंट्रोल या हाईजैक कर रहे हैं रूलिंग पार्टी, और खास करके वो गांधी और सर्वोदय की जो विचारधारा के खिलाफ, क्योंकि देखिए और कोई विचारधारा है नहीं। कम्युनिस्ट का तो कोई विचारधारा बची नहीं है दुनिया में, खत्म हो गया। समाजवादी जो है वो भी गांधी के ही अंडर में है। आप समझ लीजिए कि जो सोशलिस्ट है वो भी गांधी जी के अंडर में। तो आज गांधी का जो बीज है वो बचा हुआ है, तो बहुत जरूरी इस बात के है कि हम उस बीज को जगह जगह लोगों के बीच में फैलाएं, लोगों को विचार बताएं। और सर्व सेवा संघ ने जो गांधी जी के मरने के बाद एक संस्था सेवाग्राम में जाके सब लोगों ने, नेहरू जी, शास्त्री जी और राजेंद्र प्रसाद जी, सब लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई थी कि सर्व सेवा संघ, और उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि गांधी जी का जो रचनात्मक कार्यक्रम है और सेवा के काम है उसको देश भर में वो फैलाए। और गांधी स्मारक निधि दिल्ली में बनी थी गांधी स्मृति को फैलाने के लिए। आज इनकी जिम्मेदारी है कि उस विचार को जनता के बीच ले जाएं, लेकिन उसके लिए हमें अपने को नई टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाना पड़ेगा। ये जो आईटी सेल बना हुआ है जो माइंड हाईजैक कर रहा है पब्लिक, अब प्रोपेगेंडा चल रहा है कि गांधी जी तो हिंदू थे ही नहीं, मुसलमान थे। पहले तो चला है कि नेहरू मुसलमान, और इसी उद्देश्य से 2 अक्टूबर को बनारस से एक यात्रा निकल रही है, और जो चलेगी 55-56 दिन, जो दिल्ली जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बड़ा हौसला है जो यात्रा में हमारे साथी लगे हुए हैं, चाहे वो चंदन पाल जी हों, राम धीरज जी हों, अरविंद अंजुम साहब है। इनका बड़ा हौसला है कि रोज 10 किलोमीटर कम से कम एक पद यात्रा करके 20 किलोमीटर चलेंगे। और उन्होंने तमाम बड़ा साहित्य भी छपाया है,
जो रास्ते में लोगों को सभाएं होंगी, ये सब दिया जाएगा। और उससे क्या, जो हमारा देश खत्म हो गया वर्कर्स का, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जब हम यात्रा, देखिए ये चलेगी करीब 1000 किलोमीटर बनारस से लेके दिल्ली तक, अगर सरकार निकलने देगी, कहीं के सरकार की बुद्धि में आ जाए कि नहीं निकलने देना, तो फिर एक अलग कन्फ्रंटेशन होगा। तो जितनी सभाएं होंगी छात्रों के बीच, युवकों के बीच, नागरिकों के बीच, वहां हम उनको अपनी बात समझाएंगे कि देखिए आज जो देश में समस्याएं इसीलिए हैं क्योंकि हमारा जो समाज गांधीयन विचारधारा से नहीं, अपनी धुरी से हट गया है। देखिए गांधी ने कोई अलग से कहीं से विचारधारा नहीं लाती, शांति, अहिंसा और कुटीर उद्योग, सत्याग्रह, ये इसी देश के, हमारी संस्कृति के अंग है। प्रहलाद ने क्या किया था? सत्याग्रह ही तो किया था। तो उन विचारों से लोगों को जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि और काम बहुत बड़ा है, क्योंकि जो सामने विरोधी है उसके पास बहुत अथाह पैसा है और अथाह जो है उनके पास मशीनरी है, पूरा IT सेल है, कम्युनिस्ट सेल है। हमारे पास तो अभी कोई उतना साधन भी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ है ना कि हमारे यहाँ कहते हैं रावण रथी विरथ रघुवीरा, तो या हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि भाई क्रिया सिद्धि सत्य भवती माताम नोपकरणे, जो अगर संकल्प हमारा मजबूत है। भाई गांधी जी के पास क्या था? उसमें साधन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई गांधी जी क्या थे? विदेश अफ्रीका गए, ट्रेन के डिब्बे से फेंक दिया, 23 साल का लड़का, ठिठुरे थे रात में। अब उसके पास एक रास्ता था कि भाई डर के मारे अब्दुल्ला जी से कहता कि भैया बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। दूसरा वो उसने रात भर सोचता रहा, उनका नहीं, न धन्यम न पलायनम, न कोई अब्दुल्ला से ये करना है, क्षमा करनी है, न भागना है। तो उन्होंने कहा चलते हैं। गया वहां, अगली यात्रा में भी गया, वहां भी कोचवान उसको मार रहा था पड़ोस। जहाँ होटल में गया वहां भी दुनिया भर की प्रॉब्लम। फिर वापस जब गया तो उसने फिर अखबार में चिट्ठी लिखी, अपनी कम्युनिटी के लोगों को ऑर्गेनाइज किया और धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज करके विदेश की धरती में उन्होंने, देखिए ये सब ने अवयोग्य आंदोलन का हथियार, तो ये बहुत बड़ा हथियार दिया है गांधी ने। और उस पर दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला ने उसको पालन किया, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन सब ने पालन किया। लेकिन वही है कि सत्याग्रह का अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरे के प्रति प्रेम और खुद कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए। सत्याग्रह का मतलब अराजकता और श्रृंखलता या उद्दंडता नहीं। आपसे अंतिम हमारा सवाल ये होगा कि ये जो 2 अक्टूबर से एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा निकल रही है, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे पब्लिक से? देखिए मेरी अपील तो यही होगी कि जो लोग सक्षम हैं पदयात्रा करने के लिए वो अधिक से अधिक जाएं। हालांकि मैं शायद उतना नहीं जा पाऊंगा, कुछ शारीरिक अपनी कठिनाइयां हैं। दूसरी यह है कि जहां जहां से भी यात्रा गुजर रही है, जिन जिन जगहों से, वहां लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, पहुंचे, उनको सुने और जहां तक हो सके उनके भाई रहने के, खाने की व्यवस्था में सहयोग दें। लेकिन मुख्य चीज यह है कि उनके विचार सुने, उनसे पैम्फलेट लें, साहित्य लें और उसको अधिक से अधिक लोग फिर उसको अपने समाज में, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में, उस पर फिर लगातार सतत उसमें कार्यक्रम करें, गोष्ठियां करें और सर्व सेवा संघ के हो सके तो वॉलंटियर बन जाएं, जिससे उनसे कंटिन्यूअस उनको एक नेटवर्क से जोड़ा जा सके। बहुत